हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिनवेस कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों सीटेट एग्जाम 2024 जिसका एग्जाम दोस्तों इस बार 15 दिसंबर को दोस्तों होने वाला है। देखा जाए दोस्तों तो समय आपके पास बहुत ही कम बचा हुआ है। देखिए दोस्तों, समय आपके पास मात्र 2 से 3 महीने का ही है। अक्टूबर मंथ आपका चल रहा है, इसके बाद आपका नवंबर दिसंबर में आपका एग्जाम ही दोस्तों है 15 तारीख को। ठीक है, तो दोस्तों अपनी तैयारी को दोस्तों कंटिन्यू कर लीजिए। अभी तक आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए हो तो दोस्तों तैयारी अपनी कंटिन्यू कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों समय आपके पास बहुत ही कम बचा हुआ है। देखिए दोस्तों, यदि आप इस बार का सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो दोस्तों हम आपको कुछ क्लू हिंट्स बताएंगे। अगर इसको दोस्तों फॉलो कर लेंगे तो निश्चित रूप से इस बार का आप सीटेट एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। देखिए दोस्तों, करना क्या है, डेली में दोस्तों सुबह हम आपको 6 बजे एक प्रीवियस ईयर क्लास यानी एक मॉक टेस्ट आपको कराते हैं 30 प्रश्नों का, या तो दोस्तों 60 प्रश्नों का होता है। दोस्तों इस मॉक टेस्ट को दीजिए, जब तक दोस्तों आपका एग्जाम आएगा निश्चित रूप से केवल ये मॉक टेस्ट ही करके चले जाएंगे दोस्तों ना, तो निश्चित रूप से इस बार का एग्जाम आप क्वालिफाई कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको कराते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के मीन्स सीडीपी के 30 प्रश्नों का मॉक टेस्ट है, और देखते हैं दोस्तों कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। मॉक टेस्ट का दोस्तों पहला प्रश्न है। देखिए दोस्तों, सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करने का एक विशेष दोस्तों आपको टिप्स दे रहे हैं हम, आपको फॉलो करिएगा इसको। प्रश्नों को आपको अच्छे से पढ़ना है और उससे ज़्यादा टाइम दोस्तों ऑप्शंस को देना है पढ़ने में। ठीक है, अगर इस बात को आप समझ गए दोस्तों तो सीटेट एग्जाम आप आज ही क्वालिफाई कर लिए। इस बात को दोस्तों ज़्यादातर स्टूडेंट समझ ही नहीं पाते हैं, वो जल्दी जल्दी प्रश्न को पढ़ते हैं, ऑप्शंस को पढ़ते हैं, और नहीं समझ में आता है जल्दी से दोस्तों जो ऑप्शन मिलता है टिक करके आगे निकल जाते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर इस बात को दोस्तों नोट कर लीजिएगा, अच्छे से अपने माइंड में फीड कर लीजिएगा, प्रश्न को दोस्तों पढ़ना ही है अच्छे से, लेकिन उसके ऑप्शंस को उससे ज़्यादा टाइम देना है पढ़ने में। अगर दोस्तों आप समझ गए इस बात को, सीटेट एग्जाम आपके लिए बिल्कुल आसान है क्वालिफाई करना। ठीक है, चलिए दोस्तों, मॉक टेस्ट का पहला प्रश्न है फर्स्ट नंबर का कि बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यानी कि बच्चे दोस्तों जब गलती करते हैं उसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है कि यदि एक शिक्षक क्लासरूम में सभी विद्यार्थी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। बी वाला ऑप्शन है एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों आप ही बताइए, अगर शिक्षक त्रुटि पर गलती पर ध्यान नहीं देंगे तो कौन देगा, तो ये वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। ऐसे ही दोस्तों आपको भी सेलेक्ट करना ऑप्शन। ठीक है, सी वाले ऑप्शन को देखते हैं, प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लेगा। तो दोस्तों गलती को सुधारने में बहुत अधिक समय लेंगे तो दोस्तों बच्चा और ज्यादा गलती करेगा, इसलिए ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। डी वाले ऑप्शन को देखते हैं, स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। दोस्तों बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों है, और शिक्षक को उन्हें तुरंत नहीं सुधारना चाहिए ऐसा नहीं है, इसलिए इसका दोस्तों पहला ही वाला ऑप्शन आपका बेस्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हमारा नर्सरी कक्षा में मीन्स नर्सरी क्लासरूम में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु थीम सबसे अच्छी होती है। नर्सरी क्लासरूम में दोस्तों शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु थीम सबसे अच्छी होती है। मेरा विद्यालय, मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस। इसका आंसर दोस्तों आप लोग बताएंगे क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा परिवार। यही सबसे बेस्ट थीम होती है दोस्तों। अगली प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, प्राइमरी एजुकेशन की बात की गई है, प्राथमिक क्लासरूम में सकारात्मक पॉजिटिव इन्वायरमेंट आपको बनाना है, तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे दोस्तों, अपने आप को फील करके देखा करिए और बच्चे को, तब आप सही आंसर दे पाएंगे। विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। बी वाले ऑप्शंस को देखते हैं, समूह गतिविधियों के दौरान समाजमिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। तो दोस्तों समाजमिति के आधार पर अपना ग्रुप बनाने के लिए आप सहमति देंगे बच्चों को, ये वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। आगे चलते हैं, सकारात्मक अंत वाली कहानियां सुनानी चाहिए। दोस्तों कहानियां सुनाएंगे, कुछ समय तक मोटिवेट रहेंगे, उसके बाद ये भी नहीं होगा। डी वाला ऑप्शन है, सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। सुबह में दोस्तों मॉर्निंग टाइम में प्रत्येक बच्चे का ग्रीटिंग करेंगे, ऐसा ये भी नहीं है। सबसे बेस्ट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बना लीजिए दोस्तों, एक क्वेश्चन इस टाइप का आपके एग्जाम में इस बार फिक्स है 15 दिसंबर के एग्जाम में। प्रश्न क्या है दोस्तों, एक बच्चा जो से ग्रस्त है वह सा और
यानी SAW और WAS न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। जैसे देखे होंगे दोस्तों, बहुत सारे बच्चे जो है छोटे बी को डी लिखते हैं, वो कंफ्यूज रहते हैं कि क्या बी ही डी है, इसी टाइप का बनता है, बी को डी समझ लेते हैं, डी को बी समझ लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। वह बच्चा किससे ग्रसित है, डिसलेक्सिया से, शब्द जबलिंग विकास से, डिसलेक्समिया से या डिसमोर्फिमिया से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डिसलेक्सिया से। डिसलेक्सिया से दोस्तों बच्चा ग्रसित है, रीडिंग स्किल में दोस्तों उसको प्रॉब्लम हो रही है। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। समस्या मौलिक होती है, सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है, समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होता है, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सीटेड का बहुत ही पॉजिटिव टैग वर्ड्स है दोस्तों अंतर्निहित। यदि यह किसी ऑप्शंस में मिलता है तो ज्यादातर पॉसिबिलिटी है दोस्तों, 90% चांसेज है कि ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। सीटेड के दोस्तों टैग वर्ड्स तो अब जरूरी होते हैं, जो आपको प्रश्न सॉल्व करने में जरूर हेल्प करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे। प्रतिभाशाली विद्यार्थी, प्रतिभाशाली विद्यार्थी शिक्षकों से स्वयं स्वतंत्र होते हैं, स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। यही इसका आंसर दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, प्रतिक्रिया चयन, श्रेणीकरण या पूर्व प्रक्रमण। तो दोस्तों इन चरणों का सही क्रम लगाना है, यानी पहले कौन सा चरण आएगा सीक्वेंस वाइज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पहले पूर्व प्रक्रमण आता है, उसके बाद दोस्तों आपका श्रेणीकरण सीरीज, उसके बाद आपका प्रतिक्रिया और उसके बाद प्रतिक्रिया क्रियान्वयन आता है, ठीक है। यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सीखने संबंधी नियोग्यताएं सामान्यतः, सीखने संबंधी नियोग्यताएं सामान्यतः औसत से श्रेष्ठ बुद्धि वाले बच्चों में पाई जाती है, लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है, अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं, उन बच्चों में पाई जाती है विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उन बच्चों में पाई जाती है विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक दोस्तों इन समस्याओं से ग्रसित होते हैं, सीखने संबंधी नियोग्यताएं। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इस टाइप के प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। लॉजिकल प्रश्न दोस्तों सीटेट एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रश्न है कि मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है कि राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है कि वह इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने के योग्य नहीं है। ये वाला ऑप्शन दोस्तों नहीं होगा। अगला है कि अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई, ये भी नहीं होगा। मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है, बिल्कुल दोस्तों यही है रूढ़िबद्धता, यानी जेंडर बायस्ड से भी दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, लिंग पक्षपात से। देखिए दोस्तों हम आपको बता दें, 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। 2 क्वेश्चन अभी से फिक्स कर लीजिए। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे विकार से पूछा जाएगा और एक आपका दोस्तों जेंडर बायस्ड, जेंडर पक्षपात से पूछा जाता है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन फिक्स हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। प्रश्न है कि सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय, किसके सिवाय दोस्तों, सीखने के लिए आकलन किसके सिवा इसमें से ज्यादा ध्यान रखता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। यही आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ़ परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांग IQ की बात की जा रही है के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है। यानी दोस्तों प्रश्न क्या है, एक जुड़े बच्चे हैं दोस्तों, 2 भाई हैं। एक को दोस्तों आर्थिक रूप से जो
समृद्ध लोग हैं उनके परिवार में उनको रखा जाता है और एक को दोस्तों गरीब फैमिली में रखा जाता है। तो 1 वर्ष बाद दोस्तों पूछा जा रहा है कि आईक्यू लेवल में उनमें क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर दोस्तों आप लोगों को बताना है क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर दोस्तों सी वाला हो जाएगा, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। यानी कि दोस्तों जो सामाजिक आर्थिक होता है स्तर बुद्धि लब्धांक को आईक्यू लेवल को प्रभावित नहीं करता है। यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में पिछली ही बार शायद ही पूछा गया था प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। 4 ऑप्शन है, दौड़ना, लिखना, चढ़ना या फुदकना। आप बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सूक्ष्म गतिक, यानी कि धीरे से। गतिक मतलब दोस्तों जिसमें गति पाई जाती है लिखने में, तो आप धीरे धीरे लिखते हैं बहुत ज्यादा इनके अपेक्षाकृत, जैसे दौड़ना, चढ़ना, फुदकने के अपेक्षाकृत। तो यही दोस्तों सबसे सूक्ष्म गतिक कौशल है। यही इसी तरीके से दोस्तों आपको आंसर देना है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का नेतार्थ है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का नेतार्थ है। 4 ऑप्शन दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सहयोगात्मक समस्या समाधान। यही दोस्तों वाइगोत्स्की के सिद्धांत का नेतार्थ है। अगला प्रश्न दोस्तों विदाउट डिले देखते हैं, आप लोग इसका आंसर बताइए। बहुत से लोग दोस्तों क्लास को रिमूव कर दिए होंगे। देखिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं हम आपको, सभी महत्वपूर्ण आपके पॉइंट्स ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। किशोर खालिस्तान का अनुभव कर सकते हैं। 4 ऑप्शन दोस्तों, इसका सही आंसर आप बताएंगे क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव किशोर कर सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों है कि शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है। शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है। देखिए दोस्तों, ये भी आपका एक विकार से क्वेश्चन पूछा गया। डिस्थीमिया, डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया या डिस्ग्राफिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, डिस्ग्राफिया। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुपयुक्त नहीं किया जा सकता। पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, इसका आंसर आप बताएंगे। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर बता देते हैं। प्रश्न है कि एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। अनुशासित स्वभाव, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, परीक्षण करने की प्रवृत्ति या स्मृति। तो इसका सही आंसर दोस्तों आप लोग बताएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। यही आंसर आपका सही है। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। प्रश्न बहुत ही अच्छा है दोस्तों, ठीक है। इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। निम्नलिखित में से अंतः विषयीय अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि। कौन सा दोस्तों इसमें से सर्वोत्कृष्ट लाभ है। जल्दी से दोस्तों इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान को बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, बहु संदर्भों और अंतर्निहित, ये दोनों वर्ड्स लिख लीजिएगा दोस्तों। यदि ये किसी ऑप्शन में मिलते हैं तो 90% चांस है दोस्तों ये ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर देखते हैं कितने लोग बताते हैं। वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है निष्पादन उपागम अभिन्यास, निष्पादन परिहार अभिन्यास, कार्य परिहार अभिन्यास या नैपुणता अभिन्यास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, निष्पादन उपागम अभिन्यास। यही आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है। प्रश्न है कि शिक्षक टीचर के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। क्या बना सकता है दोस्तों, जल्दी से इसका राइट आंसर आप बताएंगे क्या होगा। तो राइट आंसर विल बी दोस्तों बी, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने। यही ऑप्शन आपका दोस्तों बेस्ट है, क्योंकि दोस्तों जब बालक बच्चा अपने से कोई कार्य करता है तो उसमें उसकी रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है, उसमें रुचि लेता है काम करने में।
चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। इंपॉर्टेंट दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है रूपीम, स्वनीम, संकेत, प्रयोग, विज्ञान या वाक्य। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्वनीम। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई स्वनीम है। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर बताएंगे। बहुबुद्धि यानी बहुत सी बुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय। सिवाय का मतलब होता है दोस्तों के अतिरिक्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशेष समुच्चय है जिसका प्रयोग समाधान के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखते हैं अगले प्रश्न को। इसका आंसर आप लोगों को बताना है क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित है। सीखने के लिए दोस्तों अधिकतम रूप से अभिप्रेरित है, मोटिवेटेड करता है। असफलता से बचने के लिए प्रेरणा, बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि या वाह कारक। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। यही आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि बुद्धि लब्धांक सामान्यतः रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। उच्च, मध्यम, कम से कम या पूर्ण। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उच्च। अगला प्रश्न दोस्तों, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु वर्ष होगी। तो दोस्तों एक फार्मूला है आईक्यू निकालने का। आईक्यू बराबर होता है दोस्तों बुद्धि लब्धांक बराबर होता है मानसिक आयु बटे होता है दोस्तों वास्तविक आयु। तो इस प्रश्न में दोस्तों देखा जाए तो आपका देखिए आईक्यू बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु होता है। तो दोस्तों इसमें आपकी बुद्धि लब्धांक आईक्यू दिया है 75 और उसके बाद आपका मानसिक आयु निकालना है अपान, इसमें वास्तविक आयु दिया है 16 इंटू क्या कर देंगे दोस्तों 100 कर देंगे। कैंसिल कर दीजिए दोस्तों, 25 से 75, 25 चौको क्या हो जाएगा 100, 4 से कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 4 चौको 16 और ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई 12 आ जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर। ये फार्मूला है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। IQ बराबर होता है MA/CA। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है क्या होगा। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय खाली स्थान का जरूर होना चाहिए। क्या दोस्तों जरूर होना चाहिए? तो राइट आंसर विल बी द बी, यानी कि विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए। समावेशन मतलब होता है दोस्तों सभी लोगों के लिए समान शिक्षा की बात की जाती है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताएंगे क्या होगा। सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय के अलावा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पृथक्करण। पृथक्करण के अलावा दोस्तों इन तीनों की संवेदनशील बनाना, अभिभावकों की भागीदारी और क्षमता संवर्धन, इन तीनों का सफल समायोजन में आवश्यकता होती है। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है और इस क्लास का दोस्तों एटलीस्ट सेकेंड लास्ट प्रश्न होगा। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। कौन सा दोस्तों सर्वोत्तम तरीका, आप लोग बताइए इसका सही आंसर। राइट आंसर विल बी द दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। उनको दोस्तों अधिसंज्ञान लेना चाहिए लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों के बारे में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चल अगला प्रश्न हमारा है कि सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है। 4 ऑप्शन है दोस्तों, इसका सही आंसर आप बताएं, हम वेट कर रहे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह वैयक्तिक विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है और इस क्लास का अंतिम प्रश्न आज के मॉक टेस्ट का। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। कौन सा तरीका दोस्तों सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आवासीय विद्यालय खोलना। यही आंसर आपका बेस्ट होगा। तो दोस्तों आज के CDP यानी बाल विकास के 30 प्रश्नों के मॉक टेस्ट में कितने प्रश्न सही हुए दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से दोस्तों जरूर बताइएगा।